स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द फास्ट एग्जाम एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज यूपी बोर्ड क्लास 10th की फिजिक्स का लेक्चर कराया जाएगा। तो ये चैप्टर नंबर 2 है, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 जो है वो मैंने इलेक्ट्रिसिटी के नाम से यानी कि विद्युत धारा जो चैप्टर है उसे कराया हुआ है। तो आज हम लोग करा रहे हैं लाइट यानी प्रकाश, जो चैप्टर है आपका परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, इसी वजह से ये चैप्टर नंबर 2 दे दिए, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 जो है इलेक्ट्रिसिटी था। तो प्रकाश का जो परावर्तन है वो भाग इस वक्त कराया जा रहा है। ठीक है, तो परावर्तन जो था दर्पण के लिए स्पेशली आपको दर्पण के लिए पढ़ना है। तो दर्पण में परावर्तन जो है, दर्पण दो प्रकार का पढ़ना था, एक गोलीय और एक समतल दर्पण। तो गोलीय दर्पण में एक आपका अवतल दर्पण होता है और एक क्या होता है, उत्तल दर्पण। ये सभी चीजें मैं जो पिछले लेक्चर कराया हूं उन सब में काफी डिटेल बताया था, कराया भी था, चीजों को फिगर बना के समझाया भी था। तो जो गोलीय दर्पण है एक अवतल और एक उत्तल दर्पण होता है, जिसमें से जो अवतल वाला पार्ट है वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे उत्तल दर्पण। ठीक है, तो अगर आप में से कोई चैनल पर नया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, उत्तल दर्पण क्या होता है ये मैं आप लोग को बता चुका हूं, हालांकि अगर आप में से कोई नया हो तो मैं बता दूं। उत्तल दर्पण क्या होता है, यदि गोलीय दर्पण जो कट किया गया है उसके आंतरिक सरफेस को यानी कि जो दबा हुआ भाग होता है उसे क्या कर दिया जाए, कलई यानी कि पेंट। अब जो प्रकाश का परावर्तन होगा देखिए इस तरीके से। ठीक है, ये ठीक। तो अब जो परावर्तन होगा प्रकाश का वो क्या होगा, गोलीय दर्पण के उभरे हुए भाग से, यानी कि वह दर्पण जिसके उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है उस दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। यानी कि वह दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उसके उभरे हुए भाग से, आप देख सकते हैं उभरे हुए भाग से हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आंतरिक भाग जो है पूरी तरह क्या किया गया है, पेंट किया गया है। तो उभरे हुए भाग से जो प्रकाश का परावर्तन होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो ये उत्तल दर्पण का परिभाषा जो था मैं आपको एक बार फिर से बता दिया। अगर आप पिछला लेक्चर देखेंगे तो उसमें सभी चीजें मैं अच्छे से लिखवाया भी हूं, नोट भी कराया हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज का क्लास। देखिए, आज हम लोग को पढ़ना है जो उत्तल दर्पण से परावर्तन के नियम। ठीक है, आप याद रखिएगा, मैंने समतल दर्पण का परावर्तन नियम लिखा है, अवतल दर्पण का। आज हम लोग पढ़ रहे उत्तल दर्पण से। तो जो कह रहा है उत्तल दर्पण, कह रहा है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उत्तल दर्पण की फोकस से अपसरित होती प्रतीत होती है। यानी कि ऐसा हो रहा है कि वहां से अपसरित हो रही है, इकट्ठा हो रही है। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक उत्तल दर्पण बना दूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अंदर की तरफ क्या कर दिए, पेंट कर दिए। ठीक, ये हमारा क्या होता है, मुख्य अक्ष, ये होता है ध्रुव, यहां पर होता है फोकस, और ये होता है वक्रता केंद्र। इन सबको परिभाषित किया है हमने, इनकी परिभाषाएं लिखाई दी है। ठीक है, कह रहा है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, तो यही हमारा मुख्य अक्ष होता है। ये क्या होता है, मुख्य अक्ष। वह मुख्य अक्ष क्या होता है, वह रेखा जो ध्रुव तथा मुख्य फोकस से होकर जाती है उसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो देखो, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। कौन से दर्पण से, उत्तल दर्पण से। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि इसके फोकस पे क्या हो रही है, अपसरित हो रही है, यानी कि इकट्ठा हो रही है। ठीक, कोई दिक्कत, आगे चले। दूसरा नियम कराए, आप लोग बस ऊपर का डिफिनेशन लिखते चलिए और इस फिगर को ऐसे ही ड्रा करते हुए चलिए, आपका नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा कह रहा है उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक उत्तल दर्पण बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। ये हमारा क्या होता है, मुख्य अक्ष, ये होता है ध्रुव, ये होता है फोकस, ये होता है वक्रता केंद्र। कह रहा है कि जो प्रकाश की किरणें कहां आती है, फोकस की ओर, लाइक दिस। अगर मैं इसे डैश डैश करूं तो ये कहां से आ रही है, फोकस की ओर। जो प्रकाश फोकस की ओर जाती है
वो अवतल दर्पण से क्या होंगी, परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। यही तो हमारा मुख्य अक्ष होता है। कोई दिक्कत, यानी पहले वाले का बिल्कुल क्या है, विपरीत है। ठीक, अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो परावर्तित हो जाएगी, ऐसा प्रतीत होगा, फोकस से आ रही है। और अगर फोकस की ओर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, बिल्कुल विपरीत। ठीक, तीसरा नियम लिखते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है, उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात इस पथ पर, यानी उसी पथ पर वापस लौट जाती है। जैसे आपका अवतल दर्पण के लिए था, अवतल दर्पण में भी यही कह रहा था कि अगर उसके वक्रता केंद्र की ओर आएगा तो परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर वापस लौट जाएगा। तो ये हमने पेंट कर दिया। ये हमारा क्या होता है, फोकस, सॉरी ध्रुव, ये होता है फोकस और ये होता है वक्रता केंद्र। तो अगर कोई वक्रता केंद्र की ओर आएगा प्रकाश की किरण तो परावर्तन होने के पश्चात उसी पथ पे लौट जाएगा। ये हमारा ऐसा प्रतीत हो रहा है, कहां से आ रहा है, वक्रता केंद्र सी से। कोई दिक्कत, बिल्कुल इजी तरीका है, आपको ऐसे पढ़ना भी है। और देखिए बहुत कम केसेस होता है कि आपको बोर्ड एग्जाम में ये पूछे, लेकिन आपको इसके बारे में जानकारी रखना ही रखना है। ठीक है, आगे चले। चौथा कह रहा है, उत्तल दर्पण के ध्रुव पर प्रकाश की किरण जितने कोण पर आपतित होती है उतने ही कोण पर क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। जैसे आप समतल दर्पण में पढ़े थे। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, एक उत्तल दर्पण बना लीजिए। ठीक, उत्तल दर्पण बना लीजिए। ठीक, ये हमारा क्या होता है, मुख्य अक्ष। ये क्या होता है, ध्रुव। ये होता है फोकस, ये होता है वक्रता केंद्र। कह रहा है कि जितने कोण पर इसके ध्रुव पर आपतित होगी प्रकाश की किरणें, यही तो होती है आपतित किरणें, आने वाली प्रकाश की किरणें, एरो से दिखा दे रहे हैं। जितने कोण पर आपतित होगी, यानी कि आई, आपतन कोण। ठीक है, ये पी मैं हटा दे रहा हूं क्योंकि फिगर थोड़ा कंजस्टेड हो जाएगा। अंदर की तरफ पी बना दे रहे हैं, पी यहां बना दे रहे हैं। उतने ही कोण पर क्या होंगी, परावर्तित हो जाएंगी। ये कोण क्या मान लेते हैं, परावर्तित कोण आर जी, रिफ्रैक्टिंग एंगल क्या दिखा देते हैं, आर। ठीक, यानी कि जो आपतन कोण है, आपतन कोण आई बराबर होगा परावर्तन कोण आर के। कोई दिक्कत, परावर्तन कोण आर के बराबर होगा। ठीक है, आर के बराबर होगा। तो ये चार परावर्तन के नियम हो गए जिसे आपको अच्छे से याद रखना है आपके एग्जाम के लिए। आई होप कि आपको बातें अच्छे से समझ में आई हो। चार आपको परावर्तन के नियम लिखने थे। ये नियम आपको बहुत कम केसेस है लग बाई चांस आपसे एग्जाम में पूछ ले, अन्यथा पूछता नहीं है। ठीक है, अन्यथा पूछता नहीं है। तो देखिए आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या दिया है, कह रहा है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का नियम पढ़े थे, 6 थे। इसमें आपको सिर्फ 2 पढ़ने हैं। पहला कह रहा है जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक है, यानी कि अगर कोई उत्तल दर्पण है, फिगर आपको थोड़ा अच्छा बनाना है। ये हमारा क्या हो गया, उत्तल दर्पण। कोई दिक्कत नहीं ना जी। ये होता है मुख्य अक्ष, किससे दिखाते हैं, पी से। यहाँ पे होगा हमारा फोकस, ये होगा वक्रता केंद्र सी, और ये डैश 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 क्या होता है, अनंत। कोई दिक्कत नहीं। जब वस्तु अनंत पर हो, वस्तु कहाँ पे है, अनंत पर, बिल्कुल वही फिगर है वस्तु। ये हमारा क्या है, वस्तु। ठीक है, कहाँ पे रखा गया है, अनंत पर। आपको याद होगा जब वस्तु अनंत पे रखी जाती है तो अवतल दर्पण में आप पढ़े होंगे, पहला ही केस था कि जब वस्तु अनंत पे रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे, और फोकस बिंदु के बराबर होता है। वही कहानी यहाँ भी घटित होगी। ठीक है, अब हम इसका फिगर बनाते हैं। देखिए आप पढ़े हैं कि अगर मुख्य अक्ष के फोकस की तरफ आती है तो ये क्या होती है, परावर्तित हो जाएंगी। ठीक है,
लेट से अगर ये ऊपर के भाग में पड़ा होगा तो इस तरीके से परावर्तन होगा, और एक दूसरी प्रकाश की किरण लेते हैं जो कि बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे आपतित होगी और ये परावर्तित नीचे वाले भाग पे, ऐसा होता है ना जी। और ये डैश 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 कहाँ मिला है? फोकस बिंदु पर। बातें समझ में आई? दोनों क्या है? परावर्तन ही है। जैसे ऊपर रहता है ना, जैसे कर्व नुमा रहेगा, अगर कोई चित्र बना है, जैसे मैं कहूँ कोई फिगर है कर्व की तरह ऐसे झुका हुआ, तो जाहिर सी बात है जब इधर ऊपर के भाग में पड़ेगा तो प्रकाश की किरण ऊपर भागेगा, और जब नीचे की तरफ पे भाग पड़ेगा तो कहाँ भागेगा? नीचे की तरफ, कर्व की तरफ। ठीक है ना? बात समझ रहे हैं ना आप लोग? जैसे मुड़ी हुई चीजें रहे भाई, तो प्रकाश की किरणें ऐसे ही होती है ना। बार उभरे हुए भाग पे पड़ा तो जिधर झुकाव ज्यादा रहेगा उधर की तरफ वो भागेगा प्रकाश की किरण परावर्तन होने के पश्चात। ठीक है, अब ये किरणें जहां पे आपस में जाके मिलती है वहीं क्या बनेगी? प्रतिबिंब बनेगी। तो मैं दो बातें जो हमेशा कहता हूं इसकी लिखनी होती है, एक प्रकृति लिखनी होती है। ठीक है, प्रकृति में आप लोग क्या लिखेंगे बताइए? इसकी प्रकृति में क्या लिखूं? तो सिंपल सी बात है, प्रतिबिंब क्या बनता है? आभासी। तो पहला मैं क्या लिखूंगा? आभासी। और ये सीधा बनता है, ये बात याद रखिएगा, जब भी आभासी बनेगा सीधा बनेगा। आभासी तथा सीधा, ये बात याद रखिएगा, जब भी आभासी बनेगा सीधा बनेगा। शिक्षा लिख दिए सीधा के लिए, क्या करूं मैं मेरा? आभासी तथा सीधा। दूसरा हम लोग क्या लिखेंगे? वस्तु से अत्यधिक छोटा। अत्यधिक यानी कि बहुत छोटा रहेगा। ये मैं ध की जगह छ का है लिख रहा हूं आज। अत्यधिक अत्यधिक छोटा। कोई दिक्कत? वस्तु से क्या बनेगा? अत्यधिक छोटा। और सुनिए, अत्यधिक छोटा कितना छोटा? फोकस, क्लियर लिख लेते हैं यार। फोकस बिंदु के बराबर। फोकस बिंदु के क्या बनेगा? बराबर। ये बात याद रखिएगा। अगर उत्तल दर्पण दे रहा है, कोई वस्तु कहां पे रखा जाए? अनंत पे, तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? आभासी तथा सीधा। उसके बाद वस्तु से क्या होगा? अत्यधिक छोटा, इतना छोटा कि फोकस बिंदु के बराबर होगा। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही जैसा आप अवतल दर्पण पे पढ़े थे। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए अवतल दर्पण आप देख लीजिए, अच्छे से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि लगभग उसी पैटर्न पे आप सब पढ़ेंगे। इसलिए मैं उस चीज को अच्छे से टाइम लेकर पढ़ाया हूं और अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं, ताकि अगर कोई बच्चे को प्रॉब्लम हो तो उस चीज को एक बार दो बार देखें। इतने स्लोली उसे पढ़ाया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपको उस चीज को अच्छे से तैयार करना है ताकि आने वाला लेक्चर काफी इजी हो। और ये उत्तल दर्पण अगर करा दिया, उत्तल दर्पण अगर आपका दर्पण वाला क्लियर हो गया, तो याद रखिए जो लेंस वाला भाग है वो बिल्कुल तुच्छ हो जाएगा। तुच्छ मतलब एकदम छोटा सा। ठीक है, कुछ भी उसमें नहीं बचेगा अगर आपको ये आ गया। ठीक है, अगर ये आपको इतना आ गया तो समझ लीजिए उसमें कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक, चले आगे। दूसरा बिंदु हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि जब वस्तु को ध्रुव तथा अनंत के बीच रखा जाए तो। अब हम वस्तु को उठा के रख देते हैं, कहां? अनंत और ध्रुव के बीच। तो ठीक है, एक पहले क्या बना लेते हैं? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण नहीं जी, उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण का ही तो फिगर बनाएंगे। ये हो गया मेरा मुख्य अक्ष, ये होता है ध्रुव, यहाँ पे हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र, और ये होता है अनंत। अनंत कह रहा है जब वस्तु को ध्रुव तथा अनंत, तो ध्रुव हो गया, ये अनंत, इसी के बीच में उठा के वस्तु को रख दीजिए। ये वस्तु है। वस्तु यानी कि बिंब। पढ़ा है ना पिछले लेक्चर में, इतना बता दिए कि वस्तु बिंब एक ही होते हैं। ठीक है, ऊंचाई साइज सब बात एक ही होती है। ये वस्तु हो गया। अब मैं कहूं कि वस्तु मान लीजिए ऊंचाई क्या है? ए बी। उसमें क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि ए बी था और ए डैश बी डैश काफी छोटा बन रहा था, इसीलिए मैं नहीं दिखाया। इसमें क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि दो बनेंगे ना, ऐसे ही देखोगे, एक जैसे ये बनाया हूं ऐसे एक और बनेंगे, तो उसके लिए ए डैश बी डैश नामकरण करना जरूरी है। कोई बिना नाम के नहीं रह सकता। धरती पे जितने लोग हैं सबका नाम है, चाहे वो पंछी हो, ठीक है, या इंसान हो या जानवर, सबका नाम रखा है। पेड़ पौधे सबका नाम रखा है। नाम रखना जरूरी है भाई, पहचान तो बनानी है। ठीक है ना? देखिए
क्या कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, अच्छा मेरा दर्पण छोटा हो गया, लो मैं बड़ा कर दे रहा हूं, ठीक है, इससे क्या होता है, परावर्तित हो जाता है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कहां से आ रहा है, फोकस से। देखो सब बना दिए फिगर एज आइडियली, आप अच्छे से फिगर ड्रा करेंगे, ठीक है। अब दूसरा आप एक नियम पढ़े होंगे कि जब प्रकाश की किरण कहां से जाती है, वक्रता केंद्र सी से, तो उसी पथ पर क्या होगी, लौट जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, कहां जाएगा, सी पर। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना है, ध्रुव और फोकस के बीच। मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं ताकि आपको चीजें अच्छे से दिखाई दे, ठीक है, एक कलर चेंज करके कराएंगे। ये मेरा प्रतिबिंब बना है, ये, ठीक, इसका नाम रख दे रहे ए डैश और बी डैश। ये समझते हैं ना, तीर का आगे वाला जो भाग होता है ये शीर्ष बताता है, यानी कि ऊपर की तरफ सर है, नीचे पूंछ वाला भाग उसके शरीर के नीचे का अंग पैर की ओर बताता है, ठीक है। इसी से पता चलता है कि जो वस्तु रखी जा रही है वो क्या है, उसका सिर ऊपर है, तो h1 का मान प्लस लेते थे, ठीक है, पीछे क्लास में सब कराए हैं, अच्छे से याद करते चलिए। अब नहीं याद करेंगे तो अब करेंगे भाई, 1-2 महीने बाद आपका बोर्ड एग्जाम है, पढ़ना भी तो है। क्यों, ए बी क्या है, वस्तु है, तो ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब यानी कि परछाई, परछाई यानी कि फोटो, फोटो यानी कि इमेज, देखते हो मोबाइल में इमेज का, वही तो बन रहा है, ठीक है ना। जितने पास से फोटो लोगे उतना बड़ा चेहरा आएगा। इसका मतलब यही है कि आप दर्पण के पास जा रहे थे, प्रतिबिंब क्या हो रहा था, बड़ा बन रहा था। तो जब मोबाइल का पास में करते हो तो चेहरा क्या बनता है, बड़ा बनता है, फोटो क्या आएगा, बड़ा आएगा। बात समझ में आ रही है। और जितना दूर वस्तु जितना दूर रहेगा उसका प्रतिबिंब उतना छोटा बनता है। दूर रखी किसी वस्तु को या आप ही दूर जाकर खड़े हो जाइए, फोटो लीजिए, क्या बनेगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। सब एकदम सामने ही तो है, कहाँ दूर है, चीजें सामने है, बस आपको पढ़ी हुई चीजों को थोड़ा सा रिलेट करना है, बातें सब सामने की ही है, ठीक है, सभी बातें आपके सामने की ही है, आसपास की हैं। आपको थोड़ा सा बस रियलाइजेशन करना है कि हाँ ये आसपास मुझे दिख रहा है कि नहीं, ठीक। आगे चलें, देखिए अब इसकी प्रकृति लिख लेते हैं। प्रकृति क्या होगी भाई, पहला क्या होगा, आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा। दूसरा क्या होगा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा होगा, छोटा होगा लेकिन बहुत छोटा नहीं होगा, लेकिन छोटा होगा। ए डैश बी डैश दिख रहा है ना, देखो फिगर भी देख लो, देख लो, पढ़ो अच्छे से पढ़ो, ठीक है। आ जा भाई, देखिए ए बी आपको दिख रहा है बड़ा है, ये ए बी बड़ा है, ए डैश बी डैश क्या है, छोटा है, तो यानी प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, वस्तु क्या है, बड़ा है। बस ये तो प्रकृति लिखनी है, इतनी ही बातें लिखनी रहेगी जब भी एग्जाम में पूछेगा। बस डेफिनेशन लिखिए, फिगर बनाइए, और इन सबका नाम लिखना होगा तो जरूर लिख दीजिएगा ताकि आपको मार्क्स अच्छे मिले। जैसे पी ध्रुव है, या फोकस है, या मुख्य फोकस है, सी वक्रता केंद्र है, ठीक है ना। बाकी ये सब होते क्या है, इनका परिभाषा में लिखाया हूं। दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। वक्रता केंद्र जिस गोली कोष का भाग होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर रहेगा, परावर्तन के पश्चात जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाएगी वो फोकस होगा। मुख्य अक्ष क्या होगा, मुख्य अक्ष क्या होगा, जो वह काल्पनिक रेखा या वह रेखा जो ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है वो क्या कहलाता है, दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाता है। ये सब चीजें मैं कराया हूं अच्छे से, ठीक है, इसीलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ओरली रिपीट कर रहा हूँ ताकि अगर जो बच्चे तैयार किए उन्हें रिवीजन होता रहे, ठीक। आगे कह रहा है उत्तल दर्पण के उपयोग। इसके उपयोग क्या क्या है, इसका उपयोग स्कूटर, मोटर कार, ठीक है, मोटर कार आदि वाहनों में साइड दर्पण के रूप में किया जाता है। लो भाई देखिए हो ना, बाइक चलाते हो या कार चलाते हो, बगल में लगा रहता है शीशा पीछे देखने के लिए वाहन आ रहा है कि नहीं, कोई गाड़ी आ रही कि नहीं, यही दर्पण रहता है। बताओ वो दर्पण देखते आ रहे थे, अब पता चला कि वो उत्तल दर्पण है। बात समझो, क्योंकि आपको उस दर्पण में इतनी बड़ी चीजें देखनी है, तो ये उत्तल दर्पण क्या करता है, बड़े वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो पीछे जो गाड़ी है, बड़ा गाड़ी है, तुम्हारे छोटे से दर्पण में देखना है तो कौन सा दर्पण उपयोग करोगे, उत्तल दर्पण ना। देखो प्रतिबिंब हमेशा क्या बनाएगा, छोटा छोटा बनाएगा, तभी तो उतना बड़ा ट्रक वगैरह आता रहेगा तुम्हें दिखेगा, ठीक है। तो अब पता चला गया ना कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। क्यों उपयोग होता है, ताकि पीछे का वस्तु
इतना बड़ा है, छोटे से कांच में देखना है तो जाहिर सी बात है वो दर्पण कौन सा होना चाहिए, उत्तल दर्पण, तभी तो वो हमें छोटा दिखेगा। ठीक, आगे देखिए, कह रहा है इसका उपयोग गली तथा बाजारों में लगे हुए लैंपों में परावर्तक पृष्ठ के रूप में किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। अंधा रोड का नाम सुने होंगे ना, अंधा रोड। ठीक है, ऐसे जाएंगे, जो टर्न रहता है, सीधा चलते रहिए, जैसे जैसे चलते रहेंगे ना, तो यहाँ पे जो टर्न रहता है, यहीं पर एक पोल लगाकर, एक खंबा लगाकर यहीं पे मिरर लगा दिया जाता है। ये दर्पण, उत्तल दर्पण। क्यों? क्योंकि इधर से जो शख्स आ रहा होगा और यहां से जो जा रहा होगा वो एक दूसरे को देख नहीं पाते, तो कहां पे देखते हैं? इस दर्पण में। इसी दर्पण में इसका भी प्रतिबिंब बनेगा, इसका भी। तो जो मनुष्य यहाँ पे, जो शख्स यहाँ पे रहेगा, वो इसमें देख लेगा दर्पण में कि यहाँ से जो आ रहा है उसका कोई दिख रहा है या नहीं। और यहाँ वाला जो व्यक्ति खड़ा है, मतलब वाहन से आता रहेगा, वो दर्पण में देख लेगा इस तरफ से कोई व्यक्ति आ रहा है या नहीं। ये अंधा रोड के पास लगाया जाता है। अंधा रोड मतलब अगर आप जो मुड़ना रहता है, टर्न रहेगा, मुड़ाव रहेगा, वहां पे आप देखेंगे कि आपको मुड़ाव जब मुड़ने के लिए रहेगा, उस साइड मतलब दूसरी तरफ से कोई आ रहा है वो आपको दिखेगा ही नहीं। ठीक है, इसे अंधा रोड भी कहते हैं। ठीक, देखेंगे कहीं कहीं लगा रहता है। ठीक है, बातें समझ में आई? तो मैं आपको उपयोग लिखा दिया। कल मैं अगले लेक्चर में आप लोग का उत्तल दर्पण से संबंधित सूत्र लिखवाऊंगा, और वो सूत्र कुछ नया नहीं होगा। जो पिछले अवतल दर्पण में पढ़ चुके हो सब वही सूत्र रहेगा, कुछ भी नया नहीं पढ़ना। ठीक है, आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना, जो आप पढ़ चुके हो वही मैं आपको पढ़ाऊंगा, या तो यूं कहो कि जो मैं पढ़ाया हूं वही चीज आपको बताऊंगा। बस उस फार्मूले को यूज कैसे करना है उसका तरीका अलग होगा, लेकिन फार्मूला क्या होगा? वही रहेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए। मैं पढ़ाई जो आपको तैयार कराया था बस उसी चीज को तैयार करिए। मैं फार्मूला इसमें लिखवाऊंगा, सब वही रहेगा। सब वही होने का मतलब, जैसे गोलीय दर्पण और वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या था? R बराबर F/2। वक्रता त्रिज्या R होता है, फोकस दूरी क्या होता है? F। R बराबर F/2 जो मैं लिखवाया था वही फिर लिखवा दूंगा। ठीक है ना, बात समझिए। और दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र क्या था? दर्पण का सूत्र 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ठीक है, V क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी। U क्या था? वस्तु की दूरी। बस यही फार्मूला आपको पढ़ना ही है, कुछ नहीं आने नहीं पढ़ना। जो फार्मूले थे वही पढ़ने थे, बस इनको यूज करने का जो तरीका होगा वो क्या होगा? अलग होगा। ये बात याद रखिए, यूज करने का जो तरीका रहेगा उस चीज को ध्यान में रखना है। फार्मूले वही रहेंगे। आवर्धन का आप पढ़े हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। और एक क्या पढ़े थे? यम बराबर -V/U, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। और इन दोनों को कंबाइन करके, चलो यहां लिख दे रहा हूं, कंबाइन करके एक साथ कैसे लिखते थे? H2/H1 बराबर -V/U। बस वही सूत्र है। कहोगे तो फिर से आपको लेक्चर में मैं पूरी बातें लिखवाऊंगा कि देखिए आवर्धन क्या होता है। ठीक है, और दर्पण का सूत्र क्या होगा, फिर यही लिख दूंगा। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको फिर से ये लिखवाऊंगा। और अगर कमेंट नहीं करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप पिछले लेक्चर में ये सारी बातें जो मैं किया हूं उसे आप तैयार किए रहेंगे। ठीक है, नहीं तो आप जो लोग नए हो, नहीं देखे हो, तो आप चले जाइए हमारे वीडियो के चैनल के प्लेलिस्ट में। वहां पे आपको यूपी बोर्ड क्लास 10th का प्रकाश का यानी कि लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया, उस प्लेलिस्ट में चले जाइए। 9 या 10 लेक्चर उसमें पड़े हैं, आप शुरू से देखिए, पूरी बातें उसमें एक्सप्लेन की गई है। अच्छे से तैयार कर लीजिए। और उसके बाद अगले लेक्चर में मैं सीधा इसका न्यूमेरिकल स्टार्ट कराऊंगा। और चिन्ह परिपाटी पढ़ाने के बाद ये बात याद रखिएगा, चिन्ह परिपाटी तभी तो पता चलेगा हाँ उत्तल दर्पण का न्यूमेरिकल लगा रहे हैं। फार्मूला मैंने कहा था ना, सूत्र यही पढ़ना है, पर इसका यूज मतलब इसको यूज करने का तरीका क्या होगा? अलग होगा। ठीक है, तो ये बातें याद रखिएगा। फार्मूला आपको यही पढ़ना है, तरीका क्या रहेगा? अलग रहेगा। अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, कल मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा। ठीक है, और न्यूमेरिकल होते ही हमारा अवतल दर्पण का जो पार्ट है वो क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग फिर क्या करेंगे? किसके बारे में पढ़ेंगे? परावर्तन हो गया तो अपवर्तन पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में पढ़ाया जाएगा? अपवर्तन के बारे में। ठीक, अब
ये आज की क्लास के बारे में हो गया। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, चीज़ें समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप लोग चैनल में नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद आप लोग का, बाय बाय।